नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए बात करते हैं कि आज बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने जा रहा है। तो बताते हैं आपको आज की 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। तो बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव सुधार की, जिस पर आज भी लोकसभा में बहस होनी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और ये सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और अब तक इसकी 7 दिनों की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें कि वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हुई है। तो संसद के दोनों सदनों में रोज हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी है। इस दौरान भी हंगामे के भरपूर आसार हैं। तो दूसरी खबर में बात राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण की करेंगे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है और इसी मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो तीसरी खबर में बात होगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। लाल किले के कार बम विस्फोट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और जम्मू कश्मीर के बारामूला निवासी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला को दिल्ली से पकड़ा गया है। वहीं आत्मघाती हमलावर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और सबूत मिटाने में शामिल बताया जा रहा है। तो एनआईए इस आतंकी हमले की साजिश की कड़ियों को सुलझाने में जुटी है। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी अमेरिका के कैंट की स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना की, जहां पर जानकारी के मुताबिक इस वारदात में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। तो इन सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। तो चर्चा में अमित शाह शामिल होंगे और विपक्ष के कई सवालों के जवाब भी देंगे। इसको लेकर कल विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की थी और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग कब्जा किया जा रहा है और चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर गैर कानूनी है और संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है, इसे तत्काल रोका जाए। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जवाब देंगे। वो केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। तो ऐसी उम्मीद है कि विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के कानूनी होने के आरोपों पर भी बोल सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है और ऐसे में एसआईआर को लेकर विरोध शुरू से हो रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार का साथ दे रहा है, बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूरी ये बहस रही और ऐसे में आज भी ये जारी रह सकती है। तो चुनाव सुधार पर लोकसभा में बहस चल रही है। हालांकि जिस तरह से नारेबाजी यहाँ पर विपक्ष की तरह से की गई, वो अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो संसद की गरिमा है उसे खत्म करते हुए कई बार विपक्ष दिखाई देता है और ऐसे में जिस बात पर चर्चा होनी होती है वो चर्चा कहीं भटक जाती है। तो यहाँ पर इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की है और उन्होंने कहा कि देश के 12 राज्यों में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है, इसे तत्काल रोका जाए। और इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जवाब देंगे। वो केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के गैरकानूनी होने के आरोपों पर भी बोल सकते हैं। तो आज चर्चा होगी, देखना होगा कि क्या आज भी हंगामे के आसार बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में पिछले कई दिनों से हवा गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही थी, लेकिन मंगलवार को इसमें मामूली सुधार देखने को मिला। तो 9 दिन बाद राजधानी में AQI 300 के नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि अभी भी हवा जहरीली ही बनी हुई है और ये मामूली राहत भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया, जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है।
और इस दौरान कई इलाकों की एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर भी दर्ज हुई है। तो बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई है। पिछली सुनवाई में केंद्र को सख्त निर्देश दिए गए थे। केंद्र को एक्शन प्लान की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना तो प्रदूषण का एक कारण है और ये किसी के लिए राजनीतिक और अहम का कारण नहीं बनना चाहिए। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते। कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है, इसे राजनीतिक और अहंकार की लड़ाई नहीं बनना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने के कारण नहीं है। हमें दिल्ली में प्रदूषण के अन्य कारणों को रोकने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम बताएं। तो 9 दिन बाद हवा में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह से प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। हालांकि निर्णय अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में जो सरकार को कदम उठाने चाहिए वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण के अन्य कारणों को रोकने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इस वक्त चुनौती शासन प्रशासन दोनों के लिए कि किस तरह से इस पॉल्यूशन को प्रदूषण को कम किया जाए, क्योंकि जो नियम कानून प्रदूषण से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं उनका भी पालन किस तरह से हो रहा है ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। जो फैक्ट्रीज के लिए बात सामने आ रही थी कि जहरीला धुआं नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसे कानून लगाए जाएं जिसके चलते इस तरह की फैक्ट्रीज को कम से कम यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाने की इजाज़त हो। ये तमाम ऐसे पहलू हैं। अगर हम बात करते हैं डीजल वाहनों की तो इनको लेकर भी एक तरह से ग्रैब 3-4 लागू किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रदूषण में कमी नहीं दिखाई दी। सिर्फ मामूली सुधार है और ये भी एक तरह से ये माना जाए कि बहुत ज़्यादा बेहतर सुधार की दर्ज में नहीं किया जाएगा और कुल मिलाकर ये माना जाए कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ेगा लोगों के स्वास्थ्य पर एक बड़ा असर इससे हो रहा है और अभी भी इससे निजात मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार बम विस्फोट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस मामले में एनआईए की 8वीं गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला है और ये जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर बिलाल को लाल किला इलाके में हुए आतंकी हमले की साजिश में शामिल पाया गया और जांच में सामने आया है कि आरोपी बिलाल ने जानबूझकर हमले को अंजाम देने वाले सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। उसने संसाधन और पनाह देने के साथ ही आतंकी हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया। एनआईए ने बताया कि इस घातक आतंकी हमले में पीछे की साजिश की जांच लगातार की जा रही है। जांच एजेंसी साजिश की सभी कड़ियों को सुलझाने के लिए जगह जगह केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी विस्फोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शाम करीब 6:52 पर हाई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, पास की दुकानों के शीशे बिखर गए। इस विस्फोट में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। तो एनआईए ने एक और आरोपी को पकड़ा है और ऐसे में यहाँ पर दिल्ली आतंकी हमले में जो एक्शन है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली आतंकी हमले पर आरोपी अरेस्ट हो गया है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। एनआईए अभी और आगे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि तमाम पहलू हैं वो ऐसे सबूत हैं जिन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और एक एक कर इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा। तो ये एक ऐसा विस्फोट था जिसने पूरे देश को हिला दिया और कहा यह भी जा रहा है कि इन आतंकियों की एक तरह से सीरियल ब्लास्ट करने की कोशिश थी, जिसे कि नाकाम भी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। लाल किले के बाहर कई लोगों की जान इस ब्लास्ट में चली गई है और किस तरह से ये जो सीरियल ब्लास्ट था एक तरह से फिदाइन हमले की कैटेगरी में इसे रखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, तो फिलहाल जिस तरह से लगातार एनआईए में पूछताछ भी हो रही है और अब दिल्ली आतंकी हमले में एनआईए का एक्शन काफी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में ये माना जाए कि बिलाल की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ इससे हो रही है और क्या अपडेट इस मामले में जुड़कर सामने आ रहा है? देखिए गीतू, निश्चित रूप में ये एनआईए की तरफ से 8वीं गिरफ्तारी जो है वो इस दिल्ली ब्लास्ट केस के अंदर जो है वो की गई है और डॉक्टर बिलाल निसार मल्ला ये बारामूला का रहने वाले हैं। इनको जो है वो कल देर शाम जो है वो एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे जो है वो आगे की पूछताछ की जा रही है। इससे पहले हम देख रहे थे कि ये जो पूरा टेरर डॉक्टर मॉड्यूल जो है जिस तरीके से पूरे देश को दहलाने की कोशिश कर रहा था, इसका भांडाफोड़ जो है वो होना शुरुआत हुई थी सेंट्रल कश्मीर से, यानी कि कश्मीर का जो नौगाम का इलाका पड़ता है
है श्रीनगर का, वहां पर जब पोस्टर लगे थे और वहां से मौलवी इरफान अहमद वागे को जब उठाया गया था तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद इसके तार जो है वो सीधे तौर पर साउथ कश्मीर के इलाके में, जो कुलगांव का इलाका पड़ता है, कुलगांव डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ साथ में पुलवामा और अवंतीपुरा के साथ जो है वो डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, चाहे डॉक्टर उमर हो, चाहे डॉक्टर आदिल हो, जसीर बिलाल वानी को जो है वो कल एनआईए जो है वो श्रीनगर लेकर आई थी। अब ये तार जो है वो नॉर्थ कश्मीर के साथ भी जुड़ गए हैं, क्योंकि पहली गिरफ्तारी जो है वो नॉर्थ कश्मीर से हुई है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि देखो ये पूरी साजिश थी, ये पैन कश्मीर देश को दहलाने के लिए पैन कश्मीर से जो डॉक्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं रेडिकलाइज कर कर देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश जो है वो की गई थी। और इसमें कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद कामयाब भी हो गया था। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद तैयार कर रहा था पढ़े लिखे डॉक्टर्स का, तो ये बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता था आने वाले दिनों में। अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली है, क्योंकि इतना बड़ा एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है, डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल जो है, उसको न केवल इन्होंने उसका पर्दाफाश किया है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश जो देश के अंदर मल्टीपल ब्लास्ट करने के लिए, सीरियल ब्लास्ट करने की जो एक कवायद रची जा रही थी, उसको भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब एनआईए जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। कल हमने देखा था कि डॉक्टर अदील और जासिर बिलाल वानी को जो है वो श्रीनगर लेकर आई थी, उसके बाद उसको अनंतनाग ले जाया गया, क्योंकि अनंतनाग वो इलाका है जहां पर डॉक्टर अदील काफी लंबे अरसे तक अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस जो है जीएमसी अनंतनाग में करता रहा, और वहीं उसी के लॉकर्स में उसी अनंतनाग से जो है उसकी AK-47 राइफल जो है वो बरामद की गई थी। तो इससे जब एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है तो उसने कई खुलासे किए थे कि अनंतनाग का जो मट्टन का इलाका पड़ता है वहां पर एक जंगल के अंदर उन्होंने हाइड आउट बनाया था। तो उस हाइड आउट की तलाश में भी कल एनआईए की टीम पूरे पुलिस और सीआरपीएफ के दलबल के साथ वहां पहुंची थी। और उसके बाद डॉक्टर अदील का घर जो काजीकुंड में कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है वहां भी गई थी, जासिर बिलाल वानी के घर पर भी गई थी। तो तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और इन सभी डॉक्टरों से जो पूछताछ हो रही है उनके एवज में और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस पूरे जो कॉन्स्पिरेसी है, जो एक पूरी साजिश रची जा रही थी देश को दहलाने के लिए, इसमें और कौन कौन से मॉड्यूल जो हैं और कौन कौन से लोग व्हाइट कॉलर, क्या डॉक्टर्स ही इसमें शामिल हैं या फिर कश्मीर से कुछ और भी ऐसे व्हाइट कॉलर लोग हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद का रास्ता तो छोड़ चुके हैं या अलगाववाद का रास्ता छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बैकएंड से उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट और समर्थन देते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि एक लंबा इतिहास यहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रहा है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद को हमेशा से जीवित रखा था उसने। और उसके बाद हमने देखा जो वहाँ पर जमात उल इस्लामिया का एक दौर वहाँ पर चला। तो ये सभी वो लोग थे जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के अंदर जीवित रखने का काम करते थे, आतंकवादियों को हर तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते थे। तो अब एनआईए जो है वो पूरी तरीके से उस हम ये कह सकते हैं कि जड़ तक जो है, इसकी बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसीलिए तमाम वो इलाके, तमाम वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है जो दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए हो। ना केवल दिल्ली ब्लास्ट के साथ, बल्कि जो टेरर मॉड्यूल, जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसका हम ये कह सकते हैं पर्दाफाश बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ही शुरू हुआ था। कश्मीर की नौगांव पुलिस ने ही इसका सबसे पहले पर्दाफाश किया था। तो उसके तार और कहां कहां जुड़े हुए हैं? क्या केवल लखनऊ, क्या केवल फरीदाबाद, क्या केवल दिल्ली या जम्मू कश्मीर के साथ ही सीमित है, या देश के और भी अन्य हिस्सों में इन्होंने डॉक्टरों को रेडिकलाइज कराया था? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई थी उसके बाद आपने देखा था कि उनका नाम सीधे तौर पर जमात उल मोमिनात, जो जैश ए मोहम्मद का एक महिला विंग जो तैयार किया जा रहा है, उनके साथ जोड़ा गया। और ये कहा गया कि वो भारत के अंदर उसको लीड कर रही थी जमात उल मोमिनात की, और अजहर मसूद की जो बहन है सादिया और समीरा, उनके साथ डायरेक्ट वो टच में थी। तो लगातार एक एक खुलासे जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से किए जा रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एनआईए को असिस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। कल भी हमने देखा था पूरा दिन किस तरीके से एनआईए पूरे साउथ कश्मीर के अंदर छापेमारी करते हुए रही। 3 जगहों पर कल एनआईए गई थी और वहां से सबूत इकट्ठे किए, और उसके बाद शाम को जो क्लूज मिले, जो बातचीत हुई, जो इनसे जो डॉक्टर से पूछताछ हुई, उसके बिना पर एक और डॉक्टर जो है जिसको साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर जो बारामूला का इलाका है, वहां से गिरफ्तार किया गया। और डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला की गिरफ्तार होने के बाद आप ये समझिए कि कुछ और कड़ियां जो इस पूरे केस के साथ जुड़ी होंगी वो भी आगे जाकर कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे और उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो संभव हो सकती है। जी गीतू। बिल्कुल रमन, और ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि क्या अभी भी कई ऐसे स्लीपर सेल हैं जो अंदर खाने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्लान पहले रमन सीरियल ब्लास्ट करने का था। और क्या अभी ये स्लीपर सेल इनएक्टिव हो गए हैं और उसके बाद अंदर ही अंदर जब इन्हें मौका मिलेगा, समय मिलेगा, तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ही रहेंगे?
देखिए गीतू, ये प्लान आज का नहीं है या फिर आनन फानन में तैयार किया हुआ जैश ए मोहम्मद का प्लान नहीं है। पिछले 2 सालों से लगातार ये प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा था और इसकी बाकायदा तस्दीक जो है वो डॉक्टर शाहीन के बयानों से अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर शाहीन लगातार ये अपने बयानों में कहती रही है एनआईए को कि 2 साल से वो विस्फोटक सामग्री जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 और 35 से 2019 5 अगस्त को हटाया गया था, उसके बाद से ही ये तैयारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद की तरफ से शुरू कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके का क्रैकडाउन हमने पूरे कश्मीर घाटी के अंदर देखा, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं अलगाववाद की और आतंकवाद की कमर टूटती हुई नजर आई। और इसीलिए अब वो कश्मीर से बाहर निकलकर, जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपना एपिसेंटर बनाया था जहां पर सभी डॉक्टर कनेक्ट करते थे, और आईएसआई और जैश ए मोहम्मद के देखरेख में वो पूरा एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है उसको पनपाया जा रहा था। वहां पर विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की जा रही थी, वहां पर अमीनो नाइट्रेट जो है वो लाकर खरीद कर लाया जा रहा था, वहां यूरिया लाया जा रहा था, उनको पीसा जा रहा था, उनको विस्फोटक की रूप जो है वो दिया जा रहा था। तमाम तरीके के लोग जो है वो इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए थे। और जम्मू कश्मीर का एक लंबा इतिहास तो आतंकवाद का रहा ही रहा है। पिछले 35 सालों से लगातार आतंकवाद की आग में जम्मू कश्मीर जलता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ओजीडब्ल्यूस हैं, यहाँ तक कि सफेद पोश लोग भी, जिन्हें हाइब्रिड टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं दिन में सफेद पोश बनकर जो है वो एक आम समाज में एक आम व्यक्ति की तरह रहते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खेमे से वो आतंकवाद को समर्थन भी देते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट भी करते हैं, आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया करवाते हैं। तो तमाम वो चीजें जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को प्रोत्साहित करती हैं, उनके खिलाफ अब एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत जो है वो देश के अंदर हो चुकी है। न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो देश के बाहर भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घुसपैठियों को लगातार बाहर निकालने की कवायद जो है वो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम वो इलाके जहां पर एसआईआर चलाया जा रहा है, तो वहां पर उन घुसपैठियों को निकालने की कवायद की जा रही है। कहीं ना कहीं ये घुसपैठिए जो सीमा पार से या फिर अलग अलग, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उन इलाकों से जो घुसपैठ करके आते हैं, ये भी एक बड़ा स्लीपर सेल का रोल कहीं ना कहीं अदा करते हैं। क्योंकि देश के अंदर जो नारकोटिक्स का एक पूरा चेन बनता हुआ नजर आ रहा है, उनके पीछे इन रोहिंग्यों का जो है वो हाथ बताया जाता है। और रोहिंग्या जब नारकोटिक्स का लेन देन करते हैं, उसको बेचते हैं, तो उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसको आतंकवाद के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो नार्को टेररिज्म जो है वो अपने आप में बहुत फल फूल रहा है। तो तमाम तरीके की साजिशें देश के खिलाफ रची जा रही है, लेकिन एजेंसियां जो है वो इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और तमाम उन संदिग्ध लोगों से और संदिग्ध जगहों पर जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे देश के अंदर जो आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसमें आतंकियों और देश के दुश्मनों को सफलता न मिल सके। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली आतंकी हमले में एनआईए लगातार एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर 2 लोगों की हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है और इसी के तहत वेनेजुएला और साउथ अमेरिकी देशों से ड्रग्स लेकर आने वाले तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें कैरिबियन सागर में ही निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, इसी में यहाँ पर पुलिस ने एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया। और वहीं अगर बात करें अमेरिका में केंट की राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर मंगलवार को गोलीबारी की वारदात में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि दूसरा घायल हुआ है और ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो इस गोलीबारी की जानकारी मिलते ही फ्रैंकफर्ट पुलिस तुरंत यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और हालात को काबू में किया। तो पुलिस ने बताया कि मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल संदिग्ध की पहचान और हमले के कारणों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई है और फिलहाल कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोलीबारी किस वजह से हुई और क्या हमलावर ने अकेले वारदात की थी। वहीं इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए केंट की यूनिवर्सिटी में ये पूरी गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। और ये चिंता का विषय है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो अपराधी है बेखौफ घूम रहे हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम दे देते हैं। तो अमेरिका में केंट की राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटी में मंगलवार को ये गोलीबारी की वारदात हुई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है और अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी गंभीर स्थिति में ये बताया जा रहा है। वहीं इस गोलीबारी की जानकारी मिलते ही फ्रैंकफर्ट पुलिस तुरंत यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और हालात को काबू में लिया। तो पुलिस ने बताया कि मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल संदिग्ध की पहचान और हमले के कारणों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस गोलीबारी की घटना पर चिंता भी जताई है। तो फिलहाल कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोलीबारी किस वजह से हुई और क्या हमलावर ने
अकेले ये वारदात की थी। वहीं इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो कैंट की स्टेट यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की एक घटना, और ऐसे में जिस तरह से ये गोलीबारी की घटना हुई है, इसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो संदिग्ध की पहचान और हमले के कारणों के बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है और किस वजह से हमला किया गया, फायरिंग की गई, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, जिसको लेकर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस गोलीबारी की घटना पर चिंता भी जताई है। फिलहाल कैंपस में सुरक्षा बढ़ाई गई है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोलीबारी किस वजह से हुई और हमलावर ने क्यों इस वारदात को अंजाम दिया।